स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव मिश्रा पे। बच्चों अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए अब हम लोग जो प्रैक्टिस सैंपल पेपर है सीबीएसई बोर्ड का उसको सॉल्व कर रहे हैं। उसके क्वेश्चन नंबर 8 और उससे आगे के क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 1 to 7 सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको बिल्कुल देख लीजिए बच्चों, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए बच्चों हम अपना 8th क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है कि देयर इज अ पेयर ऑफ कोसेंट्रिक एंड कोप्लेनर कंडक्टिंग लूप्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 सच दैट R2 is equal to 0.01 R1 to which of the following is the mutual inductance M for this pair directly proportional। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि दो कोप्लेनर सर्कुलर लूप्स हैं, ठीक है, और इन दोनों का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो R1 पे कैसे डिपेंड करेगा, ठीक है, मतलब M का फार्मूला निकालना है R1 के टर्म में, जबकि हमको दिया है कि R2 is equal to 0.01 R1। इसका मतलब R2 क्या है, छोटा है, और R1 बड़ा है। भाई बड़ा है तभी उसमें 0.01 से मल्टीप्लाई करने पर R2 मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अगर दो सर्कुलर लूप्स हैं तो उनके बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला क्या होता है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का बच्चों फार्मूला होता है M is equal to μ0/2 R1, ठीक है, μ0/2 R1 पाई R2 स्क्वायर इंटू N1 N2, जहां पर N1 होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, मतलब ये ऊपर वाली कॉइल में, ठीक है, और R2 होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंड कॉइल, दूसरी वाली कॉइल में। चूंकि यहाँ पे प्लेन कॉइल्स हैं, मतलब उनमें कोई टर्न्स वंस नहीं है, समान चलो तो N1 बराबर N2 बराबर 1 कर दो, एक एक टर्न ले लेते हैं। तो M बराबर यहाँ से आ जाएगा बच्चों μ0/2 R1 पाई R2 स्क्वायर, ठीक है, तो कैपिटल R लिख लेते हैं, तो पाई इंटू R2 स्क्वायर। अच्छा N1 तो 1 हो गया, N2 1 हो गया, ठीक, कोई बात नहीं। तो M बराबर क्या आएगा बच्चों बताओ, यह आएगा μ0/2 R1, क्योंकि हमको M की डिपेंडेंसी देखनी R1 के टर्म में, ठीक है। तो R2 की वैल्यू रखो भाई R1 के टर्म में जो दिया है पहले, तो क्या आएगा पाई R2 स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 0.01 R1 का होल स्क्वायर। M बराबर हो जाएगा μ0/2 R1 पाई 0.0001 R1 स्क्वायर, ये इससे कैंसिल होगा R1 से बिल्कुल। तो M बराबर बचेगा μ0/2 पाई, ये बचा 0.0001 और एक R1 कैंसिल हो गया तो इंटू R1। कुल मिला के M की वैल्यू क्या हो रही है, सीधे सीधे डिपेंड कर रही है R1 पर। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1। तो जो ऑप्शन कह रहा है कि M किस पे डिपेंड करेगा, तो M किस पे डिपेंड करेगा, R1 पे डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब जो दिए गए ऑप्शन है उसमें से ऑप्शन नंबर D सेलेक्ट हो जाएगा, D सही हो जाएगा कि R1 पे डिपेंड करेगा, M डिपेंड्स एट R1, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। सैंपल पेपर का हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि अ 5 ओम रजिस्टर, अ 5 मिली इंडक्टर एंड अ 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर ज्वाइंट इन सीरीज रिजोनेट with an AC source of frequency omega naught if only the resistance is changed to 10 ohm the circuit resonates at a frequency omega 1 if only the inductor is changed to 20 Henry the circuit resonates at a frequency omega 2 find the ratio omega 1 upon omega 2। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहे हैं कि अगर किसी सर्किट में 5 ओम रेजिस्टेंस, 5 मिली का इंडक्टेंस और 5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटेंस जुड़ा हुआ है, तो हम वहाँ पे रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 हो जाती है। बच्चों ये रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया है, ये क्या दिया है आपको, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा जब ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है,
तो जरा सोचिए इसका फार्मूला क्या होता था, ओमेगा 0 बराबर 1/रूट में LC, क्या होता है 1/रूट में LC। तो इसका मतलब ये रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। चूंकि यहाँ पे लिखा नहीं है कि ये क्या कौन सी फ्रीक्वेंसी, अगर आप इसको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी मानेंगे तो भी आंसर फाइनली सेम आने हैं, क्योंकि तब f बराबर 1/2 पाई 1/रूट LC करके भी आप इसको निकाल सकते हैं। बट चूंकि ओमेगा उन्होंने दे रखा है इसलिए हम इसको रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी और वो भी कौन सी एंगुलर फ्रीक्वेंसी मान के काम कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ओमेगा 0 मिल गया। अब सेकंड केस में कह रहे हैं बच्चों, अगर हम रेजिस्टेंस को बदल के 10 ओम कर देते हैं, तो हमने केवल रेजिस्टेंस को चेंज किया, तो R1 5 था, R2 कितना कर दिया 10 ओम, बट इंडक्टर और कैपेसिटर को चेंज नहीं किया। बच्चों यहां पे इंडक्टर को हमने L1 से लिखा है, तो अगर यहां फार्मूला लगाओगे तो इसमें क्या लिखेंगे L1C, ठीक है। अब समझो इंडक्टर और कैपेसिटर को चेंज नहीं किया, केवल R को चेंज किया, तो क्या रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी या रिजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है? बताओ इस फार्मूले में, बताओ जल्दी। नहीं कर रही, नहीं कर रही। इसका मतलब रेजिस्टेंस को बदलने से रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब अगर हमको ओमेगा 1 भी निकालना है, करें अब रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई ओमेगा 1, तो ये भी क्या आएगी 1/रूट में L1C, मतलब ओमेगा 1 वही रहेगा जो ओमेगा 0 था। समझो बात को, ठीक है। अच्छा तो हम इसको ओमेगा 0 भी कह दें तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर हम केवल इंडक्टर को बदलते, मतलब इस कंडीशन में, पहले वाली कंडीशन में रेजिस्टेंस को वही रखते, केवल इंडक्टर को बदल कितना कर देते 20 मिली हेनरी, कितना कर देते 20 मिली हेनरी, तो हमको ये बताना है कि अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी और इन दोनों का रेशियो क्या होगा ओमेगा 1/ओमेगा 2। तो बच्चों हमारा काम है इस सिचुएशन की रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी को निकालना। तो ओमेगा 2 बराबर कितना होगा जरा बताओ, ये होगा 1/रूट में L, इस समय L कितना हो गया बच्चों L2 इंटू C, L2 इंटू C। अब जरा ध्यान से देखो, तो अगर तुम यहां से ओमेगा 1/ओमेगा 2 निकालना चाह रहे हो तो क्या आएगा बच्चों, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ओमेगा 1/ओमेगा 2 कितना आएगा बताओ। तो भाई देखो पहले ओमेगा 1 वाला रखोगे तो क्या आएगा 1/रूट में L1C अपान में ओमेगा 2, तो ये क्या होगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो रूट में L2C/1 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अगर समझ में आ रही है बच्चों तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा हमारा वीडियो देखा जा रहा है, लगभग हर महीने 50,000 लोग हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं, बट सब्सक्राइबर बहुत कम है। तो हम आपसे कहते हैं कि अगर आप देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। देखिए C से C कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, तो ओमेगा 1/ओमेगा 2 कितना आएगा बताओ, रूट में L2/L1, तो क्या आएगा बच्चों, रूट में L2 कितना है 20 मिली हेनरी, L1 कितना है 5 मिली हेनरी। चूंकि रेशियो था इसलिए मिली हेनरी में डायरेक्ट भी रखने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम हेनरी में कन्वर्ट करके भी रखेंगे तो ऊपर भी 10⁻³ आएगा, नीचे भी 10⁻³ भाई मिली हेनरी को हेनरी बदलो 10⁻³ आएगा तो वो कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रेशियो में आप यूनिट को चेंज नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जब सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो हो। ओमेगा 1/ओमेगा 2 कितना हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बच्चों, इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 4 टाइम्स, यानी कि रूट में 4 यानी कि 2। सो द रेशियो ऑफ ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 विल बी 2। ओमेगा 1 ओमेगा 2 का रेशियो कितना होगा 2 होगा। इसका मतलब दिए गए ऑप्शन में से सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, दैट ओमेगा 1/ओमेगा 2 इज 2। तो ये 2 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको फटाफट नोट करिए। प्रैक्टिस सैंपल पेपर का हमारा क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि व्हिच ऑफ द AC सर्किट्स विद द फॉलोइंग इनपुट वोल्टेज एंड करंट डिसिपेट्स मैक्सिमम पावर P। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमको ये 4 कंडीशन दिया है कि ये वोल्टेज, ये वोल्टेज, ये वोल्टेज, ये वोल्टेज और ये करंट अप्लाई की गई हैं। हमको ये बताना है कि किस सिचुएशन में पावर की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो बच्चों हमको इस सिचुएशन क्या करना पड़ेगा, सबकी पावर फाइंड करनी पड़ेगी,
फिर हम मैक्सिमम पावर को समझेंगे। तो देखिए पावर का बेसिक फार्मूला क्या होता है जरा बताइए, पावर क्या होती है बच्चों? पावर का फार्मूला होता है अल्टरनेटिंग करंट में V0 I0 अपान 2 cos फाई, जहां पर V0 क्या है? पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, I0 क्या है? पीक वैल्यू ऑफ करंट, और cos फाई क्या है? इसको बोलते हैं बच्चों पावर फैक्टर। तो cos फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर, तो इसको हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। और cos फाई है, ये फाई क्या है बच्चों? फाई है फेज डिफरेंस। फाई क्या है? फेज डिफरेंस किसके बीच का? बिटवीन V एंड I, तो वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस होता है। अच्छा, तो पहले केस में पावर देखिए कितनी है बच्चों, ए पार्ट में, तो हम हर केस की पावर निकालेंगे, तो पहले केस की निकालते हैं भाई, तो क्या होगी बताओ? V0 2 I0, पहले केस की वैल्यू रखो 4 इंटू कॉस पाई बाई 4 अपान 2, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो पावर क्या बचेगी इस केस में बच्चों? इस केस में बचेगी 4 इंटू कॉस पाई बाई 4। कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपान रूट 2। इसका मतलब कितनी आएगी बच्चों? 2 रूट 2, यानी कि पावर की वैल्यू आ गई 2 रूट 2, तो रूट 2 की वैल्यू रख दो 1.414, इसका मतलब पावर आ जाएगी 2.828 वाट। इस कंडीशन पावर क्या होगी? 2.828 वाट, ये पावर आ जाएगी इस सिचुएशन की। बच्चों अब हम बी पोजीशन में बात करते हैं कि बी सिचुएशन में क्या पावर आएगी भाई बताओ? तो बी वाली कंडीशन क्या पावर आएगी बताओ? तो बी वाली कंडीशन को पहले ध्यान से देखो, इसमें वोल्टेज क्या दिया है? V0 साइन ओमेगा टी, करंट क्या दिया है? I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। साइन में जो एंगल छोटा होता है, जब दोनों में साइन होते हैं तो जो एंगल छोटा होता है वो लैग्स करता है, जिसका एंगल बड़ा होता है वो लीड करता है। इसका मतलब इस इक्वेशन में क्या होगा? वोल्टेज लीड करेगा। कितने एंगल से भाई? वोल्टेज लीड्स विद I करंट है बाई फेस, कितने फेस से? पाई बाई 2, पाई बाई 2 फेस से लीड करेगा। और जब पाई बाई 2 फेस से वोल्टेज लीड करता है तो एक किस सर्किट की होती है इक्वेशन? अरे खैर वो पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए ना। ये बच्चों इक्वेशन होती है प्योर इंडक्टर की, यानी कि ये इक्वेशन किसकी लिखी हुई है? प्योर इंडक्टर की, जिसमें केवल L होता है। पढ़ा होगा ना, व्हेन अ सर्किट कंटेन्स L ओनली, उस सर्किट की इक्वेशन है बेटा, ध्यान रखना। वैसे तो आपको पता होना चाहिए प्योर इंडक्टर क्या होता है? वाटलेस सर्किट होता है, मतलब उसकी पावर 0 होती है। फिर भी हम कैलकुलेट करके दिखा लेते हैं। तो बच्चों पावर का फार्मूला क्या बनेगा बताओ? ये बचेगा V0 भाई V0 I0, अच्छा, इंटू कॉस फाई फेज डिफरेंस, तो इनका फेज डिफरेंस, इसका फेज कितना है? ओमेगा टी, इसका कितना है? ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। फेज डिफरेंस कितना है बेटा? पाई बाई 2। जब पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस होता है, इसका सीधा सा मतलब क्या है बच्चों कि यहाँ पे हम बात करते हैं तो फेज डिफरेंस हो गया पाई बाई 2, यानी कि कॉस पाई बाई 2। पावर फैक्टर में फाई की जगह पाई बाई 2 आ जाएगा। फार्मूला ही लग रहा ना, V0 I0 कॉस फाई अपान 2। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों? कॉस पाई बाई 2 वैल्यू क्या होती है? 0, मतलब ये बनेगा V0 I0 अपान 2 इंटू 0, यानी कि पावर क्या हो गई बच्चों? तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो बच्चों पावर क्या मिलेगी? ये पावर मिलेगी 0। इसका मतलब इस सिचुएशन पावर क्या होगी बच्चों? 0 होगी। ठीक है, अब थर्ड केस की बात करते हैं, क्योंकि हमको बच्चों मैक्सिमम पावर बतानी है तो हमको क्या करना पड़ेगा? सारी कंडीशन की पावर को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड कंडीशन में जरा आप ध्यान दीजिए बच्चों, सी वाले पार्ट में क्या है? V दिया है 2 cos ओमेगा टी और I दिया है 4 sin ओमेगा टी। ठीक है, अब सोचिए यहाँ पे हमको V0 निकालना है, मतलब पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज और पीक वैल्यू ऑफ करंट। देखो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज ये है 2, पीक वैल्यू ऑफ करंट ये है 4। हमको चाहिए फेज डिफरेंस, क्योंकि cos फाई भी होता है फार्मूले में। तो फाई के लिए हम इन दोनों को एक ही तरह के पहले साइन या कॉस में, मतलब एक ही तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है उसमें कर लेते हैं। तो बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 cos, cos को साइन में बदलना है
तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। क्यों? क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। फिर देखो v और i में कितना फेस डिफरेंस हो रहा है, देखो इसके साथ एंगल कितना है ओमेगा टी प्लस पाई 2, इसमें क्या है एंगल केवल ओमेगा टी, तो किसका एंगल बड़ा हो गया साइन में, इसका, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा लीड कर जाएगा कितने एंगल से 90 डिग्री से। इसका मतलब फिर ये वोल्टेज लीड कर गया 90 डिग्री से इस इक्वेशन में भी, ठीक है। तो यहां पर भी ये किसकी कंडीशन हो गई, ये प्योर इंडक्टर की ही इक्वेशन है, ये प्योर इंडक्टर की ही इक्वेशन है। तो इसमें भी पावर लॉस क्या होगा 0, क्योंकि प्योर इंडक्टर में पावर लॉस 0 होती है। फिर भी हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे क्या मिलेगा, पावर का फार्मूला लगाएंगे, क्या है बच्चों V0 की जगह कितना है देखो 2, देखो ना V0 कितना है 2, I0 की जगह कितना है थर्ड कंडीशन देखो 4। क्यों? क्योंकि इसकी कंपेयर कर रहे हैं ना I बराबर I0 साइन ओमेगा टी से, इसकी कर रहे हैं V बराबर V0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई से, तब आ रहा है, ठीक है, इंटू कॉस फाई। तो कॉस फाई की वैल्यू पाई बाई 4 अपान में 2, ठीक है, इससे इसको काटोगे तो P बराबर क्या मिलेगा 4 इंटू कॉस पाई बाई 2 का मतलब होता है 0, कॉस पाई बाई 2 का मतलब 0, इसलिए 0 हो गया बच्चों। तो यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो तीसरी कंडीशन में भी पावर 0 आ जाएगी। अच्छा, अब चौथी कंडीशन में देखिए, डी वाली कंडीशन में, इसमें क्या है, वोल्टेज दिया है 100 साइन 100t, यहां पर दिया है 100 साइन 100t प्लस पाई बाई 3। तो देखो इसका फेस क्या है बच्चों, इसमें 100, इसका फेस क्या है 100 प्लस पाई बाई 3, तो फेज का डिफरेंस कितना है पाई बाई 3 डिफरेंस। कौन लीड करेगा इसमें, इसमें करंट लीड करेगा। तो ये भी थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए कि करंट लीड्स विद V बाई फेस पाई बाई 3, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो P बराबर क्या पहले फार्मूला होता है V0, तो यहाँ जब कंपेयर करोगे V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से, तो V0 की क्या आ जाएगा बच्चों, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ये होती है पीक वैल्यू है, तो ये हो जाएगी 100। I0 इसकी पीक वैल्यू क्या होगी बच्चों 100, क्यों कंपेयर करेंगे ना I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5 से, तो ये आएगा, तो ये आ गया 100। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान से देखो, इसमें लिखा है मिली एम्पियर, तो I0 किसमें है मिली एम्पियर में, मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। भाई एम्पियर को मिली एम्पियर में करते हो तो सॉरी, जब मिली एम्पियर को एम्पियर में करते हो तो क्या होता है 10 पावर -3 से मल्टीप्लाई होता है, इंटू कॉस फाई की वैल्यू मतलब फेज कितना है बच्चों पाई बाई 3 अपान 2, सॉल्व कर लेते हैं। तो पावर हमारे पास क्या आएगी, ये आएगी 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -3, देखो यहाँ 10 पावर क्या बनी 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, 10 की पावर 4 बन गई, 10 की पावर -3, कॉस पाई बाई 3 मतलब कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 अपान में 2। इसको सॉल्व कर लो बच्चों, क्या बनेगा, ये बचेगा 10/4, यानी कि पावर आ गई 2.5 वाट, पावर कितनी आ गई यहाँ पे 2.5 वाट। अब सोचो यहाँ पावर है 2.5 वाट, इसमें पावर है 0, इसमें पावर है 0, इसमें पावर है 2.828, तो किस कंडीशन पावर मैक्सिमम है, ये पूछा गया ना कि इन इक्वेशन में किसमें पावर मैक्सिमम है, किसमें पावर मैक्सिमम आई भाई ए में। सो ए वाला जो है इक्वेशन बिल्कुल सही होगा कि ए कंडीशन में पावर मैक्सिमम होगी, तो ये हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पी मैक्स मिलेगा, ठीक है ओके। तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है नोट कर लीजिए इसको फटाफट, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू बच्चों। तो देखिए बच्चों, प्रैक्टिस सैंपल पेपर का हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि द डायग्राम बिलो शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एट अ सर्टेन टाइम एंड लोकेशन। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और बच्चों ये 4 ऑप्शन आपको दिया है, ठीक है। पहला दिया है परपेंडिकुलर टू E एंड B एंड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। बी ऑप्शन दिया है
perpendicular to E and B and into the plane of the paper, C parallel and in the same direction as E, D parallel and in the same direction as B. ओके तो बच्चों देखिए यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दिया है, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिया है। हमसे पूछा गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन क्या होगी। तो बच्चों सबसे पहले तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर चलते हैं। मतलब इसमें दो ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गए, जो उन्होंने कहा कि एक बी की डायरेक्शन में हो ही नहीं सकती, ई की डायरेक्शन में हो ही नहीं सकती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका मतलब दो ऑप्शन तो गलत हो गए, बचे दो ऑप्शन, उन पे हमको सोचना है। तो आपको बच्चों पता होना चाहिए कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। ये बच्चों होती है E क्रॉस B। क्या होती है बच्चों? E क्रॉस B। तो E से B का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो देखो बच्चों E से B का क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो क्या होगा, ऐसे फिंगर को रैप करोगे, E से B की तरफ है तो क्या होता था, याद करो, जब A से B की तरफ फिंगर को रैप करते थे, जब A क्रॉस B वेक्टर निकालते थे तो जो थंब की डायरेक्शन होती वो डायरेक्शन ऑफ दिखाती थी A क्रॉस B। तो यहाँ पे E क्रॉस B है तो E से B की तरफ जब फिंगर को रैप करोगे तो जो थंब की डायरेक्शन है वो क्या दिखाएगी, वो दिखाएगी मेडिकल। देखो E से B की तरफ तुमने फिंगर रैप की तो थंब कहाँ निकला, बाहर की तरफ। देखो E से B ऐसा बाहर की तरफ हो रहा, इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपेगेशन किधर होगा, बाहर की तरफ, आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो किधर होगा, ये हो जाएगा आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। क्यों? क्योंकि इन दोनों से 90 डिग्री होगा, और कहाँ होगा, बाहर की तरफ। क्यों? क्योंकि देखो E से E की तरफ रखो, ऐसे E की तरफ हाथ रखो राइट हैंड, और B की तरफ फिंगर को रैप कर दो। तो ये होता था E क्रॉस B की डायरेक्शन तो किधर होगी, आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किधर होंगी बच्चों, आउटवर्ड जाएंगी, ऐसे जा रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। मतलब जो दिए गए ऑप्शन है उसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, दैट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम इट। इससे परपेंडिकुलर होगा प्लेन ऑफ पेपर से। ठीक है, ये देखिए नोट कर लीजिए प्रैक्टिस सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 12 यह है कि टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, वन लेबल्ड असर्शन ए एंड अदर लेबल्ड रीजन आर। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर टू दीज क्वेश्चंस from the codes A, B, C and D given below. Assertion A. Interference pattern has all maxima that are equally bright and bands are large in number in comparison to diffraction pattern that has maxima of decreasing intensity and fewer in number. Okay. रीजन दिया है बच्चों यहाँ पे, रीजन R. Interference is the result of the superposition of waves from two different wavefronts, whereas the diffraction is the result of the superposition of the wavelets from different points of the same wavefront. ओके तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमको एक असर्शन और रीजन गिवन है। असर्शन में हमसे कह रहे हैं बच्चों कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है उसमें सभी मैक्सिमा जो होते हैं वो इक्वल ब्राइटनेस के होते हैं और लार्ज नंबर में होते हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादा फ्रिंजेज बनती हैं। जबकि डिफ्रैक्शन में जो मैक्सिमा है वो डिक्रीजिंग इंटेंसिटी के होते हैं, मतलब उनकी इंटेंसिटी मैक्सिमा की लगातार घटती जाती है, जबकि उनके नंबर भी लोअर मतलब कम होते हैं, फीवर होते हैं। और इसका रीजन हमको दिया है, तो देखते हैं बच्चों कि सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे कि जो इंटरफेरेंस है वो क्या होता है बच्चों। दो सोर्स होते हैं कोहेरेंट, और इससे जब लाइट रे निकल के यहाँ पे दोनों की लाइटें यहाँ से आती है और यहाँ मिलती है तो क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है। यहाँ पे ब्राइटनेस मैक्सिमम मिलती है, सेंट्रल फ्रिंज, उसके बाद क्या मिलता है बच्चों, डार्क फ्रिंज मिलती है, फिर ब्राइट मिलती है, फिर डार्क मिलती है, फिर ब्राइट मिलती है। और ये बिल्कुल सही बात है कि जो ब्राइट फ्रिंजेस होते हैं उन सबकी इंटेंसिटी क्या होती है, सेम होती है।
ठीक है, लगभग सेम होती है और सबकी विथ भी सेम होती है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा फ्रिंजेज मिल जाती है। जैसे कि ये ब्राइट है, फिर ये डार्क मिलेगी, फिर ब्राइट मिलेगी, फिर डार्क मिलेगी, फिर ब्राइट मिलेगी, फिर डार्क मिलेगी, और इस तरीके से बच्चों की चलती रहती है। डार्क, फिर ये ब्राइट, फिर ये डार्क, फिर ये ब्राइट, और ऐसे चलता रहता है, ठीक है। जबकि अगर हम डिफ्रैक्शन पैटर्न की बात करें तो इसमें क्या होता है बच्चों, एक ही स्लिट से निकलता है लाइट, मतलब ये है कि एक ही वेवफ्रंट से सारी लाइट वेव निकलती हैं और यहाँ पर जाके डिफ्रैक्शन करती हैं। तो बच्चों चूंकि सारी जो मतलब एक ही वेवफ्रंट है ये, इसका हर पॉइंट एज ए सोर्स काम कर देता है। वेवफ्रंट में कहा गया था ना, सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल जो था उसमें क्या कहा गया था कि किसी वेवफ्रंट का हर पॉइंट एज ए सेकेंडरी सोर्स काम करता है। तो ये सब वेव इमिट करते हैं, इस तरीके से सोचा जाता है कि सब वेव इमिट कर रहे हैं लगातार, ठीक है। और उस इमिशन की वजह से यहाँ पे जो हमको मिलती है फ्रिंज वो बहुत चौड़ी मिलती है, मतलब ये मैक्सिमम, ये सेंट्रल मैक्सिमा होता है। ये क्या होता है, सेंट्रल मैक्सिमा, है ना। यहाँ पे मैक्सिमम ब्राइटनेस मिलती है। इसके आगे बढ़ने पर बच्चों क्या हो जाता है कि डार्क फ्रिंज हमको मिलती है, इधर इधर भी एक डार्क मिलती है। फिर क्या होती है, ब्राइटनेस थोड़ा कम हो जाती है, ठीक है, और थिकनेस भी जो फ्रिंज विड्थ है वो भी कम हो जाती है। और आगे बढ़ने पर बच्चों जो ब्राइट फ्रिंज है इसकी चौड़ाई कम होती है और डार्क की चौड़ाई बढ़ जाती है। तो डार्क वाली फ्रिंज की विड्थ बढ़ती है और ब्राइट वाले की घटती है और इंटेंसिटी भी घटती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या था, सेंट्रल मैक्सिमा में हर वेवफ्रंट में जितने भी पार्टिकल हैं सब एज ए न्यू सेकेंडरी सोर्स काम करें, सबकी लाइट यहाँ पहुँच जाती है, सबकी वेव यहाँ पहुँच के इंटरफेरेंस कर देती है। बट बाकी जगहों पे क्या है कि कुछ ही वेवफ्रंट की, मतलब कुछ ही पॉइंट ऐसे हैं वेवफ्रंट पे जिनके जो है लाइट वेव यहाँ पहुँचती है, तो कम सोर्स की लाइट पहुँचती है, इसीलिए वहाँ पे इंटेंसिटी क्या होती है, लगातार डिक्रीज होती आती है। और चूँकि जो ब्राइट फ्रिंजेज हैं इनकी जो थिकनेस है वो भी बच्चों घटती जाती है और डार्क वालों की जो थिकनेस है वो क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। इसीलिए कम नंबर ही बन पाते हैं यहाँ पे, कम नंबर ऑफ मतलब लेस नंबर ऑफ फ्रिंजेज होती हैं, ठीक है। इसका मतलब इन्होंने जो बोला है कि हाँ इंटरफेरेंस में सबकी मैक्सिमा की ब्राइटनेस सेम होती है, बिल्कुल सही है। ज़्यादा फ्रिंजेज मिल जाती हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या बोला है कि जो ब्राइटनेस है मतलब इंटेंसिटी है वो घटती जाती है आगे बढ़ने पर, बिल्कुल सही है। और जो इन्होंने कहा है कि कम नंबर ऑफ फ्रिंजेज मिलती हैं, फीवर नंबर ऑफ फ्रिंजेज मिलती है, ये बात भी सही है, मतलब असर्शन भी सही है। और क्यों है, ये रीजन भी हमारा सही है। क्यों? क्योंकि इसमें अलग अलग वेवफ्रंट से आने वाली लाइट वेव इंटरफेरेंस करती हैं, जबकि इसमें एक ही वेवफ्रंट की अलग अलग पोजीशन से आने वाली जो वेवलेट्स होती हैं वो इंटरफेरेंस करके पैटर्न देती हैं, डिफ्रैक्शन करके पैटर्न हमको देती हैं, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, प्रैक्टिस सैंपल पेपर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अंडर आइडियल कंडीशंस कंसिडर टू डिफरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट प्रोड्यूसिंग द आइडेंटिकल वेव्स दैट हैपन टू बी इन द फेज विद ईच अदर। द टू सोर्स आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। दे ब्रॉडकास्ट वेव्स यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शंस। Which of the following locations of the source will ensure that the waves always produce constructive interference at the center of the square? A. Any two corners of the square. B. Only the adjacent corners of the square. C. Only corners across the diagonal of the square. D. One source at corner and other at the center. तो बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि दो सोर्स हैं हमारे पास और दोनों आइडेंटिकल वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं फेस में, मतलब उनके बीच फेस डिफरेंस कांस्टेंट रहता है जो भी है, ठीक है। तो इसका मतलब हम कोहेरेंट सोर्स की बात कर रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं बच्चों? कोहेरेंट सोर्स की, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कोहेरेंट सोर्स की बात कर ली है। कोहेरेंट सोर्स की बात करते हैं तो कह रहे हैं जब दो कोहेरेंट सोर्स कहीं भी रख दिए जाते हैं या डायगोनल में एक कॉर्नर पे, कहाँ कहाँ रखे जाएं,
कि सेंटर पे हमको, ये सेंटर है, ठीक है, वो मान लेते हैं ये सेंटर, कह रहे सेंटर पे हमको क्या मिले बच्चों, हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिले, हमेशा ब्राइट फ्रिंज मिले। तो बच्चों सेंटर पे हमेशा कंस्ट्रक्टिव यानी कि ब्राइट फ्रिंज मिलने का मतलब हुआ यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए भाई, ठीक है। बच्चों आपको पता है कि इंटेंसिटी मैक्सिमम कब मिलती है, जब आने वाली दो वेव का पाथ डिफरेंस या तो 0 या लैम्डा या 2 लैम्डा या 3 लैम्डा हो जाता है। इस सिचुएशन में, ठीक है, हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है, मतलब पाथ डिफरेंस फॉर ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमको ये पाथ डिफरेंस मिलना चाहिए। तो बच्चों देखिए, अगर एक सोर्स आपने यहां रखा, एक सोर्स आपने यहां रखा, मान लो S1 है ये S2 है, वो आपने रख दिया, तो क्या होगा, जितना पाथ ये वेव ट्रेवल करेगी यहां से यहां तक पहुंचने में, उतना ही पाथ ये ट्रेवल करेगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस सेम होती हैं। तो S1O माइनस S2O क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिल्कुल। अगर हम ये सोर्स यहाँ के बजाय यहाँ रख दें तब भी पाथ डिफरेंस 0 मिलेगा, यहाँ रख दें तब भी पाथ डिफरेंस, क्यों? क्योंकि सारी डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती हैं। इसका मतलब कहीं भी दो कॉर्नर पे अगर हम सोर्स पुट कर देंगे, चाहे हम यहाँ पुट कर दें चाहे यहाँ पुट कर दें, अगर कोहेरेंट सोर्स किन्हीं भी दो कॉर्नर पे पुट कर देंगे तो सेंटर पे हमेशा हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि पाथ डिफरेंस हमेशा 0 रहेगा। यहां से बात क्लियर है बच्चों कि कहीं भी दो कॉर्नर पे अगर हम सोर्स रख देते हैं तो हमको यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। इसका मतलब इसको ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि किसी भी दो कॉर्नर पे रखने पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल जाएगा, ठीक है। चाहे वो दोनों एडजेसेंट पे रखें कॉर्नर पे, चाहे डायगोनली अपोजिट रखें, हर जगह से मिलेगा। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा।